गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज विजडम ट्री आप लोगों के समक्ष चैप्टर 2 कक्षा 7 की किताब के साथ हाजिर है, जिसका शीर्षक है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। देखिए, विजडम ट्री अपने नए स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों में ये भी चर्चा करना चाहेगा कि इसे बीपीएससी के तर्ज पे कैसे कॉम्प्रिहेंड करके समझा जाए इस किताब को। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए, इन किताब का ये खासियत होता है कि अगर आप 7th क्लास एनसीईआरटी पर जाइएगा तो उतना बिहार सेंट्रिक आपको नहीं मिलेगा जितना ये किताब आपको प्रोवाइड करेगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जब आप बिहार बोर्ड की किताब पढ़ते हैं तो आपका दोनों चीज़ तैयार होता है। दोनों चीज़ कहने का मतलब बिहार स्पेशल भी और इतिहास भी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शबनम और इमरान दोनों को ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का शौक़ था। ऐसा ही एक धारावाहिक पृथ्वीराज चौहान का दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा था और उस धारावाहिक को देख दोनों के मन में पृथ्वीराज से संबंधित कई प्रश्न पैदा हुए। डेफिनेटली ये क्या हो रहा है, द पिक्टोरियल जो इंफॉर्मेशन है डैट इज़ creating some kind of queries in those students, those who were watching this program that was पृथ्वीराज चौहान। देखिए, मेरी प्रयास ये भी है कि हम हिंदी में तो यहाँ पर कंटेंट है, आपको हम अंग्रेजी में भी बोलते जाएंगे ताकि आप इस लैंग्वेज के साथ भी कहीं ना कहीं रूबरू होते रहें, तो आपको ये लैंग्वेज भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। बिकॉज दिस मच इज़ एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट for being a civil servant, because sometimes you will find letters in English language। तो हम आपको अंग्रेजी में बताया करेंगे और हिंदी में भी बताया करेंगे। दिस विल बी बाईलैंग्वेज। तो उनके जहन में कौन कौन से वो प्रश्न पैदा हुए, तो वो थे कि पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था, उस समय उनके समकालीन कौन कौन राजा हुए, उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो ये क्वेरीज था। आप इसे बीपीएससी के तर्ज पे समझिएगा कि बीपीएससी से संबंधित बिहार में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेंस में स्थापत्य कला का इनकी जो योगदान है बिहार के से संबंधित वो। फिर उसके बाद आगे हम लोग जब मूव करते हैं तो आपको और भी अन्य चीज़ों को क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीलिम्स में फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सेट्रा। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। पिछले अध्याय में आपने देखा हुआ कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अरबों का आगमन हुआ और उनकी सत्ता स्थापित हुई। अरबों का कहाँ पर सत्ता सबसे पहले स्थापित हो रहा है, तो पश्चिमी क्षेत्र में। ये देखिए, पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अरबों का आगमन हुआ, स्थापित हुआ। इसी समय उत्तरी एवं मध्य भारत की राजनीतिक मानचित्र पर राजपूतों का उदय हुआ। किनका हो रहा है? राजपूत का उदय समकालीन हो रहे हैं। देखिए, एक साइड अरब आ रहे हैं और हमारे यहाँ पर राजपूत जो है वो राजनीतिक मानचित्र पर कहीं ना कहीं अपना जो डोमिनेंस है एज ए किंगशिप वो डेवलप कर रहे हैं। सच तो यह है कि गुप्त वंश के पतन के बाद 7वीं से 12वीं सदी तक के बीच एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। ये कहाँ पर? गुप्त वंश के बाद क्या हो रहा है? नई प्रवृत्ति का सम चेंजेस, न्यू चेंजेस। अब वो न्यू चेंजेस क्या है? राजनीति क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। तो वो चेंज क्या था? तो ये आपको समझना है। चेंज ये था कि कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड जो पावर था गुप्ता का, वो ख़त्म होने के बाद, छिन्न होने के बाद जो नए क्षेत्रीय लोकेशंस थे, राजा क्षेत्र थे, तो उसमें छोटे छोटे राजा जो है क्षेत्रीय राजा का उदय हुआ। ये क्या दर्शाना चाहता है कि बाल्कनाइजेशन ऑफ द स्टेट हैज़ टेकन प्लेस। छोटे छोटे राज्य में उदय हो गए। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पावर का वाला जो राजा था, वैसा राजा वो उनका देहांत हो चुका था। तो वैसा पावरफुल राजा कोई नहीं आ रहा था जो सारे स्टेट को डोमिनेट कर सके और सभी को बांध के रख सकते। आगे हम लोग चलते हैं। समय समय पर हर्ष जैसा शासकों ने बड़े भूभाग पर, देखिए वो बात को कहना चाह रहा है, इंटरलिंक कर रहा है। क्या चेंजेस आया, उस समय क्या था, तो दिस इज़ द कंपैरिजन। इस ऐसे ही आपको कॉम्प्रिहेंड करते चलना है कि हर्ष जो है वो बड़े भूभाग पर शासन करने का प्रयास किया, परंतु
बाद के शासकों को उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि बाद के जो शासक थे वो उनके जैसे गवर्नेंस स्किल वाले नहीं हुए या उतने पावरफुल नहीं हुए कि बड़े राज्य पर वो अपनी राज्य को कर सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नए राजवंशों का उदय। मानचित्र 1 के उपमहाद्वीपीय के विभिन्न हिस्सों में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश को दिखाया गया है। एक्चुअली वो पिक्चर क्लियर नहीं है, हम आपको लास्ट में वो पिक्चर दिखाएंगे। आगे हम लोग मूव करते हैं। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें कई राजवंश के राजाओं के अधीनस्थ कर्मचारी, सामंत, बड़े भूस्वामी एवं योद्धा सरदार थे। ये क्या दिखाना चाह रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज गवर्नेंस। यही है जो गवर्नेंस के मैकेनिज्म है, जो गवर्नेंस सिस्टम है। उस सिस्टम में कितने कौन कौन से लोग थे? तो कर्मचारी थे, सामंत थे, बड़े भूस्वामी थे, योद्धा थे। तो ये चीज़ से आपको एक इंटरलिंकिंग कर पा रहे होंगे कि द अवेबिलिटी ऑफ ईच रिक्वायर्ड सिस्टम वाज देवर टू गवर्न द सोसाइटी। आगे हम लोग मूव करते हैं। जब उनके स्वामी कमज़ोर पड़ गए तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वो क्या कर, जब आपको मेन लीडर अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ वहाँ पर गवर्नमेंट है, तो जब ये राजा कमज़ोर पड़ जा रहा है तो जो छोटे छोटे सामंत हैं, जो छोटे छोटे योद्धा हैं, सेनापति हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को आज़ाद घोषित कर दे रहे हैं। हम लोग आगे मूव करते हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। राष्ट्रकूट चालुक्य के अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने शासक के रूप में अपने आप को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। अब राष्ट्रकूट वंश का नींव किसने डाला? तो दंती दुर्ग ने। ये ऑलरेडी बीपीएससी में और ईपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट समझिए। ये कहाँ पर हो रहा है? साउथ इंडिया में। क्योंकि ये जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में आपको दिखाया कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे राज्यों में जब राजा कमज़ोर पड़ गए थे तो इन लोगों ने अपनी आज़ादी ले ली थी, ठीक वैसे ही साउथ इंडिया का भी ये आपको एक झलक दे रहा है। कंपेरेटिव स्टडीज़ वेयर यू हैव टू फाइंड द सिमिलरिटीज, समानताएं एंड डिफरेंसेस रिगार्डिंग द गवर्नेंस प्रोसेस ऑफ इंडिया। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। इसमें यह कहता है कि दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में मान्यखेत उसकी राजधानी थी। कहाँ पर? मान्यखेत। ये बीपीएससी का इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप फैक्चुअल चीज़ों को अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा। दक्षिण भारत के उत्तरी भाग में मान्यखेत है, वो किसका राजधानी बना? राष्ट्रकूटों का। आप मानचित्र 1 पर देख सकते हैं कि कुछ शासक जैसे गुज्जर प्रतिहार संभवतः ब्राह्मण थे। गुज्जर प्रतिहार संभवतः क्या थे? ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर शस्त्र अपना लिया और मध्य भारत, राजस्थान और गुजरात में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। तो ये किस लोकेशन में अपने आप को प्रभावशाली बनाए? तो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में। एक संभवतः क्या है? ब्राह्मी में। इस वंश के महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया। ये अरबों से लोहा लिया। इनका लोकेशन कहाँ है? तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं राजस्थान एंड गुजरात। हमने क्या देखा कि यहाँ पे कि वो लोग किस पार्ट में आ रहे थे? नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ में। तो समवेयर दियर लोकेशन वाज एट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अरब लोकेशंस, क्योंकि वो अरबियन जो आ रहे थे वो राजस्थान और गुजरात के पास भी आ रहे थे और दिल्ली वाले सेंट्रिक एरिया में आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको इनसिक्योरिटी था कि ये तो आकर के हमारे देश को कब्जा कर लेंगे, तो इन्होंने अरब से लड़ाइयाँ लड़ी। ग्वालियर प्रशस्ति में उन मलेच्छों का नाशक बताया गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों का नाशक बताया गया है। किसको? राजा नागभट्ट प्रथम को। कौन से उसमें प्रशस्ति में? तो ग्वालियर प्रशस्ति में। मलेच्छ किसके लिए यहाँ पर टर्म इस्तेमाल किया गया है? तो जो बाहर से आए थे, जैसे अरबियंस वगैरह थे, उन लोगों के लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं उपलब्धि इनकी। तो नागभट्ट की उपलब्धियाँ, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिली संस्कृत की एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन है। फैक्चुअल है, आप इस इंफॉर्मेशन को रखें। कहाँ पर? ग्वालियर वाले में। किस में प्रशस्ति का लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। कौन था वो राजा? नरेश नागभट्ट। तो ये आप याद रखिएगा। आंध्र, शैंद्र, विदर्भ
विदर्भ किसका पार्ट है? महाराष्ट्र का। कलिंगा उड़ीसा का हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब ये राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। आगे मूव करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं नागभट्ट वाज वेरी मच पावरफुल और उन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का, ये याद रखिएगा, अनर्थ गुजरात को का हिस्सा है एक, मालवा मध्य प्रदेश, फिरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य, दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया था। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ मच पावरफुल ही वाज। नाउ कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां नए शासक उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए थे। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का ऐसे ही चयन हुआ था। ये क्या इंडिकेट करता है कि समवेयर जो पाल शासक चुने गए थे वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो प्रोसेस है इन सेलेक्टिंग द रूलर इस्तेमाल किया गया था। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। और इसका कहाँ पर पुष्टि मिलता है? तो तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ की भी इसकी पुष्टि करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने बिहार के बारे में भी और नालंदा के बारे में सेंट्रिक नॉलेज रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। खलीमपुर ताम्रपत्र से भी ज्ञात होता है कि अराजकता से तंग आकर बंगाल की प्रजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन गवर्नेंस स्ट्रेटजी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको कंप्रीहेंड करना है कि अगर मेंस में ये क्वेश्चन आ गया कि कौन से वैसे एविडेंसेस है जिस तर्ज पे आप ये कह सकते हैं कि पाल वंश कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फॉर्मेट को इस्तेमाल करता था। तो ये सिलेक्शन ऑफ द किंग वाला में आप ये कह सकते हैं कि दिस वाज वन ऑफ द एविडेंस। और ये एविडेंस का सोर्स क्या है? तिब्बतीय इतिहासकार लामा तारनाथ की जो किताबें हैं, जो लिखी गई चीज़ें हैं वो, और खलीमपुर ताम्रपत्र। आगे हम लोग मूव करते हैं। इसी वंश में आगे पाल वंश का नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी वंश से आगे जो है पाल वंश के रूप में प्रसिद्ध होता है। कुछ उदाहरण महिला शासकों का भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप ये चीज़ इंडिकेट करा सकते हैं कि हाउ द वुमेन कंट्रीब्यूशन इन गवर्नेंस सिस्टम वाज देयर इन दिस पाल रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इसको वुमेन गवर्नेंस सिस्टम इन बिहार में इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस के क्वेश्चन में। कि अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था और जो 11वीं शताब्दी था, 10वीं शताब्दी था, उसमें क्या एविडेंस मिलता है कि महिलाओं को भी शासन प्रणाली में जगह दिया गया था। तो दिस वाज द एविडेंस। ये बिहार के संदर्भ में आ जाता है क्योंकि उस समय पाल बिहार का रीजन था कहीं ना कहीं। तो आगे हम लोग मूव करते हैं। महिला शासकों का भी, महिला शासक का सबसे जाना माना उदाहरण कश्मीर की रानी जो जिद्दा बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। कश्मीर की रानी लोग कौन है? जिद्दा। वह मंत्रियों और सेना की मदद से रानी बनी। अब देखिए ये क्या शो कर रहा है कि मंत्रियों और सेना के, डैट मीन्स द होल गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस के जो पार्ट हैं वो अपना राजा चुने। किनको? जिद्दा बाई को। आगे मूव करते हैं। ऊपर वर्णित दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि यह जरूरी नहीं था कि शासक किसी शासकीय परिवार से संबंधित हो। ये देखिए, ये आपको फिर प्रीलिम्स का भी मेंस का भी दोनों का क्वेश्चन आ सकता है। और जो जिनका इतिहास ऑप्शनल है उनके लिए ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप उस समय की चीज़ों को कैसे देखते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी कुछ स्थितियों में शासक भी बन सकते थे, कुछ परिस्थितियों में जैसे इमरजेंसी की या कोई वैसा वर्क आ गया तो वो शासक भी बन सकते थे। अन्य लोग मंत्रियों, सैनिकों, महत्वपूर्ण लोगों के समर्थन से शासक बने। इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वो कौन कौन से हैं? तो प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार। ये आप समझ गए। इसी समय में कौन ये 4 प्रसिद्ध राजपूत वंश हुआ? तो प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परमार। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश बना लिए थे। मतलब इवन सामंत जो थे वो इतने पावरफुल थे कि वो अपने छोटे छोटे राज्य घोषित कर दिए थे। आगे मूव करते हैं। सामंत के बारे में हम लोग जानते हैं।
उस समय के कई अभिलेखों और किताबों में इस वर्ग के लोगों का जिक्र है। इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम से प्रचलित थे, और कई नाम इनके क्या क्या हैं तो देखते हैं, सामंत, राय, ठाकुर, राणा, रावत एक्सेट्रा। आगे मूव करते हैं। आपको याद होगा कि पहले के समय में राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा कि 400 से 1000 ईस्वी के बीच के समय में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपना राज्य वापस भी मिल जाते थे। सोचिए, ये उस समय का ये मेंस का ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस टाइप से जो डेवलपमेंट ऑफ वारफेयर थे, किस किस हथियार का इस्तेमाल किया जाता था युद्धों में, इसका आप ट्रेंड को दिखाइए। ये बीपीएससी का मेंस का ऑलरेडी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो युद्ध का परिणाम है, युद्ध की परिस्थिति है, इसमें आपको ये उत्तर लिखने में मदद करेगा। बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी होगा और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक। तो ये आप देखिए, कहीं ना कहीं डैट मीन्स द सुपरमेसी, द सोवरेनिटी ऑफ द जो विनर है उसको आपको मानना पड़ेगा, तब जा कर के ये जो समन्वय है वो स्थापित हो पाती थी। आगे मूव करते हैं। विजय राजा अधिपति कहलाता था। विजय राजा क्या कहलाता था? अधिपति। अधि यहाँ पर उपसर्ग है और पति राजा। आप आगे देखते हैं। पराजित राजा उसको सामंत कहलाता था। ये सामंत किसे कहा जाता था? जो पराजित राजा थे। और सामंत भी जो पहले जो थे, जब सेंट्रलाइज्ड पावर कमज़ोर होता था तो खुद को अगेन राजा घोषित कर देते थे, यह देखने के लिए कि वह किस राजा का सामंत है। पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये डोमिनेंस स्ट्रक्चर और गवर्नेंस स्ट्रक्चर दोनों को, और उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको दिखाने का कोशिश कर रहा है। परम भट्टाकर परमेश्वर महाराज धीराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाला महासामंत महाराज धीराज श्री छत्तीपाल जी का शासन था। तो ये आपको एक दिखाया है कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था उन उपाधियों को, और वो उपाधियां कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देती थी कि कौन सामंत है और कौन अधिपति है। आपको समझ में आ गया? आगे मूव करते हैं। क्या आपने क्या पाया? आपने पाया होगा कि भोजदेव और क्षितिपाल दोनों नाम के साथ उपाधियां लगी है, पर सामंत की उपाधि राजा की उपाधि से छोटी है। जो सामंत की उपाधि है वो राजा की उपाधि से छोटी है। परमेश्वर, परम भट्टारकर परमेश्वर महाराज धीराज श्री, सोचिए इतना बड़ा नाम इनका क्या है? महासामंत, सामंतों में बड़ा, महाराज धीराज श्री। तो ये डिफरेंसेस है। देखिए, ये परम भट्टारकर और ये क्या है? महासामंत। तो दोनों में एक क्वालिटी ऑफ ग्रेड का अंतर है कि ये परम भट्टारकर जो है वो ऊपर के हैं और महासामंत उससे नीचे की उपाधि है। आगे हम लोग मूव करते हैं। इसी से पता चला है कि राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। सामंत बनने पर हारे हुए राजा को और भी कई शर्तें माननी पड़ती थी। उसे अधिपति के दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजनी पड़ती थी। मौके पर खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि समवेयर डिसिप्लिनरी वाज आल्सो देयर, कि आपको आना है, अदरवाइज इफ द अधिपति राजा इनडिसिप्लिन आपको फाइंड करता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। आगे मूव करते हैं। मौके पर खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आवश्यक पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा की मदद के लिए अपनी सेना भी भेजनी पड़ती थी। इस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे वे सामंत बनाने की नीति ही अपनाते थे। और जो राजा थे वो क्या करते थे? जो दूसरे छोटे राजा थे या अपने समानांतर थे उनको हरा करके अपना सामंत बनाने के होड़ में रहते थे। ये उस एक मतलब अ सेंस ऑफ कॉन्फिडरेसी, जो कॉन्फिडरेसी वाली जो सिस्टम होती है वो कहीं ना कहीं इसमें झलक रही है। तो आपके गवर्नेंस सिस्टम में ये आपको शो करना है। इफ़ यू विल राइट द मेंस आंसर, इस बात को याद रखिएगा। इवन प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है कि इस क्रम में किस टाइप की व्यवस्थाएं पर जो राजा थे वो ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, जो प्रैक्टिस में था। अब देखिए यहाँ पर एक वो है,
भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते थे। भूमि के स्वामित्व पर उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी कहते थे, सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि सामंत हमने देखा कि जो हार जाते थे और उनके जो हारे हुए लैंड का जो ऑनरशिप था और उससे संबंधित जो सर्विसेज है जो किंग को देना है, जिनके सोवरेनिटी में वो लोग रह रहे थे, इस पर आधारित जो पॉलिसीज था उसको सामंतवादी पॉलिसी कहते थे, व्यवस्था कहते थे। अब हम देखते हैं कि राज्यों का प्रशासन कैसे था। राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था, जैसा कि उनकी बड़ी बड़ी उपाधियों में ये जैसे महाराजधिराज मतलब राजाओं का राजा, परम भट्टाकर, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों के स्वामी आदि से बोध होता था। आप ये समझ गए होंगे इजली, जो अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। अभिलेखों और तत्कालीन साहित्य में केंद्रीय शासन के संबंध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है, जैसे संधि विग्रहिका मतलब विदेशी विभाग का प्रधान, अक्ष पटालिका आर्थिक राजस्व मंत्री, भंडागारिका मतलब राजकीय भंडार के अधिकारी, महादंडनायिका पुलिस विभाग के प्रधान आदि। तो ये तो कुछ आपको ऑलरेडी भाषा से समझ में आ जा रहा होगा कि क्या इंडिकेशन दे रहा है। संधि विग्रहिका तो ये विदेश से हो गया, अक्ष पाटालिका आर्थिक और राजस्व से होगा, भंडारिका राजकीय भंडार से हो गया, महादंडिका पुलिस विभाग से। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसानों, व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे। डैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ अदर प्रोफेशनल्स हु वर इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी वर ऑल्सो टेकन इन इंटीग्रिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। समझ में आ गया होगा आपको कि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी के साथ लिया जाता था कि ताकि गवर्नेंस सिस्टम उस स्टेट का अच्छे से चल सके। प्रायः राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था जिसमें किसान, पशुपालक और कारीगर आते थे। ये उत्पादकों में जो प्रोडक्शन करते थे, किस एग्रीकल्चर मैन था, पशुपालन था, कारीगर का काम जैसे आपको इमारतें बनानी हो या शिल्पकार हो या और भी अलग अलग एक्टिविटी जो प्रोडक्शन फील्ड में था, वो कहीं ना कहीं उनका एक वर्ग हुआ करता था। राज्य की आय अनेक स्रोत थे। क्या क्या अनेक स्रोत थे देखते हैं, किंतु मूल स्रोत राजस्व ही था, जिसे राजयोग या ऊपरी कर कहा जाता था। क्या कहा जाता था देखिए, ऊपरी कर या राजस्व, राजयोग। तो ये याद रखिएगा। आगे हम लोग मूव करते हैं। व्यापार उद्योग कर भी आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे। क्या? व्यापार और उद्योग कर। किसानों ने अपनी उपज का 1/6 या 1/3 के बीच भू राजस्व देना होता था। उपर्युक्त स्रोतों से प्राप्त आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों और किलों निर्माण में लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि मंदिर जो है वो सेंट्रल प्लेस का रोल निभाता था, जस्ट लाइक द इम्पेरियल हाउसेस मतलब किला जहाँ पर राजा रहता था। मंदिर क्या करता था कि सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक सारे का कहीं ना कहीं कोर सिस्टम को फॉलो करता था, जिसकी वजह से मंदिर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था। तो उसको बनाने में भी और प्रशस्ति का भी काम करता था, तो जिसको बनाने में बहुत बड़ा राजस्व जो है उसके लिए जाता था। इन संसाधनों का उपयोग युद्धों में भी होता था। जो संसाधन रहते थे वार फील्ड के लिए, जो अभी आपने देखा कि किस टाइप से पॉलिसी लेवल पे, लॉजिस्टिक लेवल पे एंड एट द सेम टाइम रिसोर्स लेवल पे रहता था, उसको उपयोग जो है युद्धों में भी किया जाता था। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, भूमि दिया करते थे। किनको? ब्राह्मणों को। और सबसे ज़्यादा भूमि देने की पहल सबसे पहले सातवाहनों ने शुरू किया था। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने को वालों को दिए जाते थे। ये ब्राह्मण शासकों के लिए यज्ञ करते थे। और यहाँ पर क्या होता था कि जो शासक ब्राह्मण होता था उनके लिए ये जो ब्राह्मण होते थे वो यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे, जिसमें यह दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार पुराने और वैभवशाली शासक परिवारों से संबंधित है। डैट मीन्स जो उनकी प्रशस्ति थी उनको ऐतिहासिक बनाने के लिए, उनके जो
पूर्वज थे उनको भी योद्धा और क्षत्रियता की वर्णन इन जो वंशावली थी उसके आधार पर करते थे। अब देखते हैं कन्नौज के लिए संघर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। यह 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं मध्य पश्चिम भारत में गुज्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट। ये दक्कन शब्द जो है याद रखिएगा उर्दू शब्द है, ये मुस्लिम और गंगा जमुनी कल्चर से आया है। दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल का अधिकांश समय संघर्ष में ही गुजरता था। और बंगाल में कौन राजा थे? पाल वंश। ऑलरेडी हमने अभी रिसेंटली देखा था। इस संघर्ष का अखाड़ा कन्नौज बना, क्योंकि कन्नौज उस समय क्या था? पावर ऑफ सेंटर का, लोकेशन ऑफ पावर का कहीं ना कहीं इंडिकेशन था। कन्नौज का उस समय महत्व बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कन्नौज के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। हम लोग आगे मूव करते हैं। जैसा कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि कन्नौज हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। जो इस नगर पर अधिकार कर लेता था वह उत्तर भारत का राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स द गंगा यमुना डोआब वाज वेरी मच नियर। तो उसकी वजह से जो कन्नौज को राज करता था वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरा ये नॉर्थ इंडिया को राज करता था, प्रशस्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब, प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा का मैदान के लिए कन्नौज का नियंत्रण अवश्य था। अब ये रीजन बता रहा है कि व्हाई पालो, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट इज हैविंग सम काइंड ऑफ लॉजिस्टिक इम्पॉर्टेंस इन द गवर्नेंस ऑफ दिस रीजन कन्नौज। तो आप इस चीज़ को अभी समझे। उन्होंने रीजन बताया है कि पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के लिए कन्नौज पर नियंत्रण अवश्य था। तीसरा, कन्नौज गंगा के तट से स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाली व्यापार की दृष्टि से भी उत्तरी पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी था। देखिए, इकोनॉमिक रीजन याद रखिएगा। इकोनॉमिक रीजन इज बिकमिंग वन ऑफ द इकोनॉमिक रीजन विथ नेचुरल एवेबिलिटी ऑफ क्या है? नदी मार्ग, डैट मीन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये नेचुरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कहीं ना कहीं रिवराइन इंडस्ट्री, मतलब कि जो रिवर हमारे यहाँ पे संस्कृति और एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी दोनों से लिंक्ड है, तो वो भी हेल्प कर रहा था और एक ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा था, जिसकी वजह से कन्नौज कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जा रहा था। तीनों राज्य इस संघर्ष में लगे रहे और बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मतलब कि देवर कोई ना कोई वहाँ पर इन्हीं तीनों में से 1000 साल तक ये राज किए। इतिहासकार ने इससे त्रिपक्षीय 3 पक्षों का संघर्ष कहा है। According to the historians' reasons, they have said as triple struggle और triple fight के रूप में इनको देखा गया है। आगे हम लोग मूव करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन हुआ, तो लेट्स अब हम लोग आगे देखते हैं। कन्नौज के अधिकार स्थापित करने की इच्छा करने वाले 3 शक्तियों का परस्पर युद्ध करते करते थक गए। वे आपस में युद्ध में इतने व्यस्त हो गए कि उनको यह भी पता न चला कि वे कितने कमज़ोर हो गए। डैट मीन्स फाइटिंग द वॉर, ऑल दिस 3 ऑल्सो बिकम वीकर बाय देयर इनर एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड एट द सेम टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नेंस। वो कैसे? अंततः इन तीनों राज्यों का पतन हो गया, तीनों राज्य डिक्लाइन कर गए, क्योंकि कंटिन्यूस आप फाइट कीजिएगा, डेफिनेटली योर रिसोर्सेस जो कहीं ना कहीं स्टेट बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है वो बर्बाद होंगे। जैसे आप सिचुएशन देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वगैरह का, किस तरीके से वार कर रहे हैं, उनका कैपिटल रिसोर्सेज किस तरीके से डाउन जा रहा है। आगे मूव करते हैं। इन सेनाओं को खर्च उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। इनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैन्य अभियानों में खर्च हो गया। हमेशा संघर्ष में लगे रहने के कारण इनका ध्यान सामंतों से हट गया। ये एक पॉलिटिकल गवर्नेंस का सीन कह रहा है कि कंटिन्यूअस फाइट की वजह से क्या हुआ? सामंतों से ध्यान हट गया। अब ये सामंत इसी बीच क्या हुए? पावरफुल हो गए। अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमज़ोर कर दिया। डैट मीन्स जो छोटे छोटे सामंत थे तो उनको छोटे छोटे इलाके पर उनका डोमिनेंस भी था। राजा डायरेक्ट वो गांव में आकर वो नहीं कर सकता है। तो ये कहीं नहीं कहीं क्या किया
कि इन सामंतों को इक्वली पावरफुल बना दिया इन कंपैरिजन टू द राजा। उससे क्या हुआ कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर है वो बट गए। सेंट्रलाइज्ड पावर हो गए तो छोटे छोटे राजा अगेन वो हो गए और उत्तरी भारत कमज़ोर पड़ गया। जब उन पर उत्तर पश्चिम के तुर्कोट का आक्रमण हुआ तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा भी नहीं कर सके। सोचिए कि कितना कमज़ोर हो गए। जब जो टर्क्स थे उन्होंने यहाँ पर अटैक किया। इन आक्रमण करने वाले में सबसे पहला महमूद गजनवी था। उस समय में सबसे पहला अटैकर कौन था? तो महमूद गजनवी। इससे पहले कि हम आक्रमणों का अध्ययन करें, इस विषय में यह जानना आवश्यक होगा कि उस समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी। तो हम लोग उसको भी देखते हैं। उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। छोटे छोटे राज्य थे, इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। डैट मीन्स बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्टरी सिचुएशन विद दिस नाइबरिंग स्टेट्स, द सिचुएशन वॉज नॉट दैट मच गवर्नेंसफुली एंड एट द सेम टाइम जो डिप्लोमेसी था वो उतना अच्छा नहीं था। उत्तरी मध्य एवं पश्चिमी भारत में हिंदूशाही, कन्नौज, कालिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे। ये सब क्या थे? प्रमुख राज्य थे। सोचिए कितने छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। इनमें कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एक रखकर योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। डैट मीन्स सेंट्रलाइज्ड पावर फॉर ऑल दीज वर नॉट अवेलेबल। ये इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे बटे होने की वजह से कमज़ोर पड़ गए थे। एक केंद्रीय राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे सामंतों का अस्तित्व था। देखिए छोटे बड़े सामंतों का, ये सामंत अपने क्षेत्रीय चेतना और सैनिक शक्ति के द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे, पर उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थी। अब उनकी कमजोरियां की थी क्या थी? लेट्स सी। राजपूतों में युद्ध का गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया था। राजपूतों का जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि प्रशस्ति के लिए उनकी वंशागुणित जो हायरार्की रहता है उसको डेवलप किया जाता था और शो किया जाता था। ठीक वैसे ही इनके युद्ध की गौरवपूर्ण गाथा लिखी गई थी। प्रायः शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। सोचिए मतलब किस टाइप की इनकी स्ट्रेटजी थी। एंड सेंस ऑफ नेशनहुड नहीं था। छोटे छोटे अपने देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया कि सैनिक शक्ति और क्षेत्रीय चेतना, डैट मीन सब नेशनलिज्म अभी के कंपैरिजन में तो वो बहुत ज़्यादा था। इनके अतिरिक्त दो मुस्लिम राज्य भी थे। मुल्तान का राज्य जिसमें सियाओं का प्रभुत्व था। मुल्तान में किसका प्रभुत्व था? सियाओं का। मंसूरी सिंध राज्य में जिसमें अरब वंशी शासक था। सिंध में कौन था? मंसूरा कहाँ है? सिंध में। वहाँ पर किसका शासक था? अरबियंस का। आगे हम लोग मूव करते हैं। तुर्क के आगमन के साथ तुर्क आगमन के समय भारत की सामाजिक दशा बहुत अच्छी नहीं थी। अगर सामाजिक दशा स्ट्रांग रहता तो कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि गवर्नेंस सिस्टम भी स्ट्रांग होता। तत्कालीन समाज के शासक वर्ग, सैनिकों और आम जनता में तालमेल का अभाव था। राजा और जनता के बीच काफ़ी अधिक दूरियां थी। प्रशासन और सेना के कुछ पदों पर ब्राह्मणों और राजपूतों का अधिकांश नियुक्तियां वंशागुणित होती गई। इससे क्या हो गया कि हायरार्कल बन गया। क्या? द आर्मीज का जो सिस्टम था सेना का, एंड एट द सेम टाइम गवर्नेंस सिस्टम इन सिविल जो एक्टिविटीज़ होता था। इसमें एक और तो अन्य वर्ग और जाति के लोग राज्य के प्रति उदासीन होते गए और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति उत्तराधिकारी बन गया। सोचिए किस तरीके से ये पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से पूरा जो सिस्टम था वो डिके कर रहा है। समाज का हर व्यक्ति, ये ठीक आपको रिलेट कर सकते हैं कि अगर जिस तरीके से अभी नीट का एक पेपर हुआ है, पेपर लीक हो रहा है, इससे सेम सीन होगा। यही आपको हिस्ट्री से सीखना है। लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग हिस्ट्री, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग हिस्ट्री कि ऐसी गलतियां आप अपने गवर्नेंस सिस्टम में ना करें। ऐसी परिस्थिति में आम लोग में संकट के समय में राज्य के लिए कुछ कर सकने की भावना नहीं के बराबर था। जिस तरीके से हमारे पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिशियंस वो जैसे बिहार के अभी 8 मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, बट बिहार की कंडीशन देखिए, आप आश्चर्यचकित कर जाएंगे। इस काल में परंपरागत 4 मुख्य वर्ण अर्थात
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त अनेक उपजातियां और उपजातियां और नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब आगमन हो गया। नई जातियों का वर्ण व्यवस्था में लोगों का विचारधारा को संकुचित कर दिया। वर्ण व्यवस्था ने क्या किया? संकुचित किया। अब इस चीज़ को आप एविडेंस के फॉर्म मेंस में उत्तर लिख सकते हैं कि नॉट ओनली इन प्रेजेंट वर्ल्ड बट इवन एट द टाइम ऑफ मेडाइवल एरा दिस कास्ट सिस्टम हैज समवेयर डिक्लाइंड द सोसाइटल फैब्रिक। आगे हम लोग मूव करते हैं, उसमें बाहरी आदान प्रदान के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। जैसे कि तारीख़ हिंद के लेखक ने क्या कहे हैं, अल्बेरुनी ने यह संकेत दिया है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है तथा अन्य किसी भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। तो हम लोग आज इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। एक सेशन कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी द सेम टॉपिक, सेम चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और अगेन आपको विजडम ट्री ये कह रहा है, आप अपने प्रोसेस पर विश्वास कीजिए और एक विश्वास के साथ साइंटिफिकली इसको मैनेज कीजिए और आप डेली अपने आप को चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री।